हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 79 एनवायरमेंट और इकोलॉजी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, यदि आप प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को देख सकते हैं? इफ यू विजिट द काजीरंगा नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ यू मे सी? वन हॉर्न राइनो, बंगाल टाइगर, गोल्डन लंगूर, स्वैम्प डियर, फेरल हॉर्स, वाइल्ड वाटर बफेलो, एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, गोल्डन लंगूर, दलदली हिरण, जंगली घोड़ा और जंगली भैंस। तो अगर हम मेनली यहाँ पर बात करें तो हमसे सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो सबसे पहले तो काजीरंगा में दिखाई देता है एक सींग वाला गेंडा। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? बंगाल टाइगर को भी देख सकते हैं। उसके अलावा स्वैम्प डियर, जैसे कि आपको आपके जो पठारी क्षेत्र हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश का वाला भाग हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया, जब वहां पर हार्ड ग्राउंड आपको डियर दिखाई देते हैं तो वैसे ही आपको जो स्वैम्प डियर है वो आपको कहां पर दिखाई देंगे? काजीरंगा में दिखाई देंगे। और उसके अलावा बात करें यहाँ पर जंगली भैंसों की अधिकता है, वाइल्ड वाटर बफेलोज भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, With reference to integrated development of wildlife habitats, consider the following statement. वन्यजीव आवासों को एकीकृत विकास के निम्न संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IDWH के प्रमुख घटकों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है। जो IDWH है हमारा, ठीक है, वन ऑफ द की कंपोनेंट्स है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। इट सपोर्ट प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व। रिसेंटली कैरेकल वाज ब्रॉट अंडर द प्रोग्राम, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन से गलत कथन है? ठीक है, तो मेरे यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहले जो हमारा एकीकृत विकास कार्यक्रम है वन्यजीव आवासों के लिए, उसको लेकर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से किसे गंभीर रूप से, ठीक है, लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति का कार्यक्रम है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हम बात करें मुख्य रूप से यह राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और बाघ अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करता है। ये इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनका भी समर्थन करता है, जो अन्य आवास है उनका भी समर्थन करता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में कैराकल को कार्यक्रम के तहत लाया गया है। तो हमारा दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है, गलत कथन कौन सा है? तो जिसका आंसर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the statement correctly explain the umbrella species? ठीक है, अम्ब्रेला प्रजाति के लिए आप देखते हैं यहाँ पर पहला दिया हुआ, these species have a strong role in the structuring a community। इन प्रजातियों के समुदाय की संरचना में एक मजबूत भूमिका होती है। These species have a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance। इन प्रजातियों का अपने पर्यावरण पर अपनी प्रचुरता के सापेक्ष असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। These species protection indirectly protects many other species that make a ecological community to of its habitat। इन प्रजातियों की सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की रक्षा करती है जो इसके आवास के पारिस्थितिकी समुदाय का निर्माण करती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अम्ब्रेला प्रजाति, तो उसी को दर्शाता है जहां पर हम क्या देखते हैं, ये जो प्रजाति है वो सुरक्षा करती है अप्रत्यक्ष रूप से किन प्रजातियों की रक्षा करती है? जो कि आवास के पारिस्थितिकी समुदाय का निर्माण करती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड वांडा, यूकेलिप्टस, लेडीज स्लीपर ऑर्किड, पिचर प्लांट और मॉस्किटो फर्न, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो 1972 की अनुसूची 6 के अनुसार उपरोक्त में से किसकी खेती प्रतिबंधित है? तो अगर हम प्रतिबंधित की बात करें तो मेनली रेड वांडा जो है उसकी खेती नहीं की जा सकती, उसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हम बात करें यूकेलिप्टस तो नॉर्मल है, ठीक। उसके अलावा देखते हैं हम लेडीज स्लीपर ऑर्किड, लेडीज जो स्लीपर ऑर्किड है उसके भी खेती नहीं की जाती और पिचर प्लांट की। तो यहाँ पर जो हम आंसर अगर देखते हैं मेनली, ठीक है, वो आपको जो दिखाई देते हैं वो कौन से हो जाएंगे? हमारे 1, 3 और हमारा 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी, बाल पाइथन, स्कारलेट मकाओ, सुगर ग्लिडर, मार्मोसेट आर, ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में बाल पाइथन, स्कारलेट मैका, सुगर ग्लाइडर, मार्मोसेट क्या है? तो ये सारी एक प्रकार की हमारी प्रवासी प्रजातियां हैं। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो माइग्रेटरी स्पीसीज है, जिसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहां पर बात करते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर समुदाय की विशेषताओं में से एक का सही वर्णन करता है? कभी कभार होने वाली गड़बड़ियां के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध होता है, वर्षों में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है, चरमोत्कर्ष समुदाय एक स्थिर समुदाय नहीं होता है, उत्पादकता में साल दर साल बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। तो मेनली जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो स्टेबल कम्युनिटी के क्या कि उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है प्रोडक्टिविटी वगैरह में। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द बायोजियोग्राफिक रीजन विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट
ऑफ रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच आर नॉट गेट थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। जैव विविधता हॉटस्पॉट जैव भौगोलिक क्षेत्र में जिसमें जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भंडार है जो अभी तक विनाश के खतरे में नहीं है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल जैव विविधता हॉटस्पॉट के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करता है। अन्य मानदंडों के अलावा जैव विविधता हॉटस्पॉट के निर्धारण के मानदंडों में केवल पौधों की आबादी और पशु आबादी पर विचार नहीं किया जाता है। भारत 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट साझा करता है। देयर आर 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन देयर, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो अदर क्राइटेरियाज है वो प्लांट या फिर एनिमल पॉपुलेशन को लेकर नहीं है। तो हमारा 4th और जो भारत में है 4 प्रमुख जैव विविधता है, जैसे हमारा सुंडालैंड वगैरह हो गया, पश्चिमी घाट वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हॉटस्पॉट्स वगैरह है। तो 3rd और 4th हमारे करेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है वो क्या करता है, इसके लिए स्टैंडर्ड बनाता है, डिटरमाइन करता है हमारे क्राइटेरिया, तो 2nd भी सही है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें जो है, ठीक है, विनाश के खतरे के लिए जो है उनको भी रखा जाता है और विनाश को खतरे में जो नहीं है उन दोनों को रखा जाता है। इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है। इसमें पूछा गया है कौन से सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीसीज इवननेस रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल इक्वालिटी ऑफ स्पीसीज। प्रजाति समता प्रजातियों की संख्यात्मक समानता को दर्शाती है। बिल्कुल, जो हमारी प्रजाति समता होती है, इवननेस होती है, वो किसको दर्शाती है, ठीक है, नंबर्स को दर्शाती है, ठीक है, उनकी स्पीसीज में इक्वालिटी को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, प्रजाति समृद्धि को एक समुदाय के कई प्रजातियों के लिए मापा जाता है। जो प्रजाति समृद्धि है वो एक जगह पर अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारे जो क्या होते हैं, मल्टीपल स्पीसीज होती हैं, तो प्रजाति समृद्धता को दर्शाती है। अगर सबसे ज्यादा प्रजाति समृद्ध है तो ऐसे में जो उसका नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और 1 के बीच में ये मापी जाती है। तीसरा हो जाएगा लो स्पीसीज इवननेस विद अ हाई स्पीसीज रिचनेस इंडिकेटेड टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेयर अ फ्यू स्पीसीज डोमिनेट। उच्च प्रजाति समृद्धि के साथ कम प्रजाति समता एक ऐसे समुदाय की ओर संकेत करती है जहां कुछ प्रजातियां हावी होती है। तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज की बात करते हैं, आक्रामक प्रजाति। एन इन्वेसिव स्पीसीज कैन बी एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम एंड कॉजेज हार्म। एक आक्रामक किसी भी प्रकार का जीवित जीव हो सकता है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल निवासी नहीं है और नुकसान पहुंचाता है। भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 4 आक्रामक विदेशी प्रजातियों की पहचान करता है। सभी गैर देशी प्रजातियां आक्रामक नहीं होती। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जंगली जानवरों के निर्यात के लिए अनुमोदन जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो पूछा गया है वो मेनली क्या पूछा गया है, इन्वेसिव स्पीसीज को लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 3 हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। पहला, कोई आक्रामक प्रजाति क्या होती है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का मूल निवासी नहीं होती है और नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। बिल्कुल, जो आक्रामक प्रजाति होगी वो अन्य स्पीसीज को, अन्य जो प्रजातियां उनको नुकसान पहुंचाएंगी। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर जो रखा गया है वो टारगेट 4, जो लक्ष्य 4 रखा गया है आक्रामक विदेशी प्रजातियों की पहचान करने के लिए। उसके अलावा जो सभी गैर देशी प्रजातियां होती है वो आक्रामक नहीं होती है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, जबकि जो चौथा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इससे रिलेट नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी पे देखते हैं ऑप्शंस में, यहाँ पर मिलान करना है, इसे मैच करना है। यह 2 आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता और प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अद्वितीय प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करता है। मुख्यतः अगर हम बात करें, जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जाते हैं तो जो भिन्नता आती है उसे दर्शाया जाता है बीटा डाइवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्चुअली पे वो किस पर दिया हुआ है, वही कि हम जब क्या कर रहे हैं, 2 डाइवर्सिटी के बीच में जो एडजेसेंट इकोसिस्टम है उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज में, तो जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये बीटा डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर हम पहला देखें तो 3rd का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 3rd का अगर हम देखें तो उसे हम फर्स्ट से देखेंगे। बीटा डाइवर्सिटी किसको दर्शाती है, जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं तो जो चेंजेस लगते हैं, ठीक है, वो बीटा डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। दूसरा हमारा सेकंड दिया हुआ, इट इज मेजर्ड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ टैक्सा विद इन अ पर्टिकुलर एरिया कम्युनिटी और इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। यह कुल परिदृश्य और भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को संदर्भित करता है। मुख्य रूप से यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो यहाँ पर जो देखें तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, संख्याओं की गणना, तो जब हम संख्याओं की गणना करते हैं, एक ही इकोसिस्टम है उसमें कितने भी हमारे क्या पाए जा रहे हैं, जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही है उनकी काउंटिंग है, तो नॉर्मली वो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा अपन देखते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। उसके बाद हम देखें 3rd का जो है वो फर्स्ट आता है, 3rd का फर्स्ट अगर आ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, in breeding within a population can decrease individual variability, low genetic variation, depress resistance to diseases, genetically diversity occurs only between species and
नॉट विद इन स्पीसीज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जनसंख्या के भीतर अंतः प्रजनन व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता को कम कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ये स्टेटमेंट। कम आनुवांशिक विविधता रोगों के प्रति प्रतिरोध को कम करती है। अगर आनुवांशिक विविधता कम होगी तो ऐसे में रोगों के प्रति जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। आनुवांशिक विविधता केवल प्रजातियों के बीच होती है, प्रजातियों के भीतर तो नहीं होती है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि जो आनुवांशिक विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो कहां तक सीमित होती है? स्पीसीज में होती है, अलग अलग प्रजातियों में पाई जाएगी, लेकिन प्रजातियों के अंदर नहीं पाई जाएगी। अगर प्रजातियों के अंदर नहीं होती ऐसा, तो अगर ये देखोगे तो एक ही स्पीसीज में अगर अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो एक ही स्पीसीज में आपको जो लोग या जानवर दिख रहे हैं वो एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो डाइवर्सिटी तो प्रजाति के अंदर भी होती है। ऐसे में थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Species diversity of zero means there is only one species present. शून्य प्रजाति विविधता जो है वो किसको दर्शाती है? केवल एक प्रजाति मौजूद है। शून्य प्रजाति विविधता का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। जब वन होगा उसका मतलब होता है कि वन स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शून्य प्रजाति जो होती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को ज्यादा दिखाती है, ठीक है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी यूजुअली डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अगर हम इक्वेटर से, ठीक है, कहां की ओर जाएंगे? पोल्स की ओर जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। हम जानते हैं कि लगभग हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी। अगर सबसे ज्यादा और ज्यादा डाइवर्सिटी देखोगे तो आपको इक्वेटर एरिया में दिखाई देगी, ठीक है। तो मेनली आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर में ज्यादा होती है, जबकि हम पोल्स की ओर जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। Next, temperate regions as an exception harbor more species due to its climate than polar, tropical and equatorial regions. शीतोष्ण क्षेत्र अपवाद के रूप में ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की तुलना में अपनी जलवायु के कारण अधिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं। मेनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर अगर हम देखते हैं तो ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। तो जो इसे थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट होगा वो सिर्फ सेकंड होगा। पूछा क्या गया है कौन से सही है, तो केवल 2 सही है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The species is selected to act as an ambassador icon symbol for a defined habitat issue campaign or environmental cause, and by focusing on them their habitat or other species which share the same habitat can also be conserved. ठीक है, किसी निर्धारित आवास बुद्धि अभियान पर्यावरण कारण के लिए जो राजदूत प्रतीक या प्रतीक के रूप में कार्य करने की चुनी गई प्रजातियों और उन पर ध्यान केंद्रित करके उनके आवास और उसी आवास को साझा करने वाली अन्य प्रजातियों को भी संरक्षित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से ये हमारी प्रमुख किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? ठीक है, अगर ये रिप्रेजेंट जो कर रही है वो प्रमुख प्रजातियों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिसका आंसर है वो फ्लैगशिप स्पीसीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कीस्टोन प्रजातियां एक पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की आबादी पर जांच और संतुलन करती हैं। जो कीस्टोन होते हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि बाकी जो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कीस्टोन की हम स्पीसीज की बात करें तो एक प्रकार की ऐसी स्पीसीज है जहां पर हम ये देखते हैं कि मेनली जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम टाइगर की बात कर लेते हैं। अगर टाइगर कम हो गए तो ऐसे में हिरणों की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में कि जो अगर हम देखें तो जो टाइगर है, जो बाघ है, उनका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो क्या हो सके, जो हिरण है इनकी भी संख्या है। वरना बहुत ज्यादा तेजी से अगर आप देखोगे हिरण बनेंगे, अगर हिरण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे तो ऐसे में चारा बहुत ज्यादा चाहिए, और अगर कम चारा पड़ गया तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो क्षेत्र जो है वो बंजर हो जाएगा, बैरन लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलरली अदर स्पीसीज के पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कीस्टोन स्पीसीज आर आल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ठीक है, नेक्स्ट, कीस्टोन स्पीसीज हैव हाई फंक्शनल रिडंडेंसी। कीस्टोन प्रजाति को उच्च कार्यात्मक अतिरेक होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, उसके अलावा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। इंजीनियर उन्हें नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर दी करेक्ट। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधार प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उपभोक्ता होती हैं। आधार प्रजाति शब्द का उपयोग किसी समुदाय के पुनर्गठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रजाति के लिए किया जाता है। ठीक है, आधार प्रजातियां किसी भी ट्रॉपिक स्तर पर यह रह सकती हैं। ठीक है, मेनली जो आधार प्रजातियां, जो हमारी फाउंडेशन स्पीसीज है, वो कंज्यूमर से ज्यादा प्रोड्यूसर होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आधार प्रजाति शब्द का उपयोग किसी समुदाय के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के वाली प्रजाति के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल जो हमारे जो फाउंडेशन स्पीसीज है वो मेनली स्ट्रॉन्ग रोल करती है रिस्ट्रक्टिंग अ कम्युनिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फाउंडेशन स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई एनी ट्रॉपिक लेवल, तो ये किसी ट्रॉपिक स्तर पर रह सकती हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरा आर्कटिक क्षेत्र, नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो मलय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा आर्कटिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पहले आर्कटिक रीलम, नियो ट्रॉपिकल रीलम, इंडो मलयालम रीलम और ऑस्ट्रेलियन रीलम, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है वो मेनली किसमें हमारे क्या भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं जो नियो ट्रॉपिकल रीलम बना है वो भी आज के टाइम पर आपका भारतीय क्षेत्र पर नहीं आता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ द 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, गैंगेटिक प्लेन अकाउंट्स फॉर सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आफ्टर डेक्कन प्लेटू। भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से गंगा का जो मैदान है दक्कन के पठार के बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक। उसके अलावा देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप वनस्पतियों और जीवों के मामले में उच्च स्थानिकता दर्शाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान में 1988 में भारत के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। मेनली जो हमारे 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें अगर हम गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो दक्कन के पठार के बाद नहीं आता है। मुख्य रूप से हमारा जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वो भी भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे करेक्ट होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के साथ समायोजन करता है, ठीक। यहां पर अगर हम बात करें चलिए, ठीक है, समायोजन करता है। दूसरा, अनुकूलन में लंबा समय लगता है और आनुवांशिक समायोजन करने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समझ, मतलब अनुकूल होना। एसिमिलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, एडजस्ट करना इन द चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। उसके अलावा हम देखते हैं अनुकूलन में लंबा समय लगता है और आनुवांशिक समायोजन करने में कई पीढ़ियां लग जाती है। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट होता है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेलर सी काऊ, स्टेलर की समुद्री गाय, क्वागा, कैस्पियन बाघ, सुस्त भालू, थायलासीन, बाली बाघ और हिमालयन बटेर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है पिछले कुछ शताब्दियों में प्राकृतिक चक्रों के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के कारण कई सौ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करें। ये प्रजातियां दी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी हमारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो मेनली हम बात करें मुख्यतः यहाँ पर जो समुद्री गाय है वो आपकी विलुप्त हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर क्वागा जो है वो भी विलुप्त हो चुका है। जो हमारा कैस्पियन टाइगर होता था वो भी एक प्रकार से विलुप्त हो चुका है। थाइलासीन हमें आज के टाइम पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम बात करें, ठीक है, बाली बाघ और हिमालयन बटेर भी। तो एक जो हमारा आज के टाइम पर से स्लॉथ बियर हमें दिखाई देते हैं। स्लॉथ बियर के अलावा सारे के लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे 4 जहां पर भी हैं वो आपके आंसर नहीं होंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 5 6 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता आशा स्थल दुनिया के अंतिम शरण स्थल है जहां बड़ी संख्या में संकटग्रस्त प्रजातियां अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। जैव विविधता कूल स्पॉट महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अपने वन्य जीवों और महत्वपूर्ण पानी के नीचे आवासों के कारण विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में कोई आशा स्थल या कूल स्पॉट नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन से कथन सही होंगे, किसको लेकर, बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स को लेकर। मेनली जो हमारे बायोडायवर्सिटी हॉप स्पॉट्स हैं वो क्या है, वर्ल्ड लास्ट रिफ्यूजीज है वेयर हाई नंबर्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज स्टिल परसिस्ट। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ संकटग्रस्त प्रजातियों की बात की जाती है, ठीक है, या फिर वहीं पर मौजूद है। तो इसके अलावा शरण स्थल के रूप में तो देखा जाता है, लेकिन सिर्फ संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए नहीं है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी कूल स्पॉट्स इन एन एरिया ऑफ एन ओशियन दैट नीड्स अ स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट्स। अंडर वाटर के बेसिस में से नहीं रखा गया है। साथ में हॉप स्पॉट पर ये भी ध्यान रखा गया कि कहीं जो हमारे आइलैंड्स वगैरह होते हैं वहां पर भी क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया डज नॉट होस्ट एनी हॉप स्पॉट्स और कूल स्पॉट्स, ठीक है। इंडिया के पास 2 हॉप स्पॉट्स हैं, अंडमान और लक्षद्वीप के मामले में। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही हमारे क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट है वो क्या इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा बदलने के लिए कानून को साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित क्षेत्र की स्थापना और प्रबंधन पर सिफारिशें करता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लेकर, ठीक है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही क्या करते हैं, किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा।
राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य की सीमा बदलने के लिए कानून को साधारण बहुमत, ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार से जो चेंजेस आ रहे हैं बाउंड्रीज ऑफ, ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार से आप यहाँ पर लेजिस्लेशन का रोल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज केंद्र सरकार या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही कर सकते हैं, अलग से इसके लिए लेजिस्लेशन में जाने की जरूरत नहीं होती है। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड दिया हुआ है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित क्षेत्र की स्थापना और प्रबंधन की जो सिफारिशें करता है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड को छोड़कर 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में चराई की गतिविधि की अनुमति नहीं है। वन्यजीव अभयारण्य विशेष प्रजातियों के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान विशेष प्रजातियों के लिए भी हो सकता है और नहीं भी। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में बदला जा सकता है, ठीक है, उपयोग में से कौन से सही है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में चराई की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल, ये जो चराई की बात होती है तो ग्रेजिंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क, बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके अलावा दिया हुआ वन्यजीव अभयारण्य विशेष प्रजातियों के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान विशेष प्रजातियों के लिए भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बिल्कुल जो हमारे सेंचुरीज होती हैं वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जो हमारी स्पीसीज हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, जबकि नेशनल पार्क हो भी सकते हैं इसके लिए पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए और नहीं भी हो सकते हैं। नेशनल पार्क कैन बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में बदला जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य को मुख्य रूप से किसमें नेशनल पार्क में चेंज किया जाता है? नॉर्मली बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं जब नेशनल पार्क को डाउनग्रेड किया गया हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नॉर्मली डीनोटिफाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस होता है जहां पर नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज हो, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर पूछा गया है, सामुदायिक रिजर्व की बात हो रही है, कम्युनिटी रिजर्व की बात हो रही है। इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से घोषित किया जाता है। इसे निजी स्वामित्व वाली भूमि में घोषित किया जाता है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व के भीतर नहीं है। ऐसे रिजर्व में लोगों की सामुदायिक अधिकार जैसे कि चराई आदि प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से घोषित किया जाता है। यहाँ पर केंद्र सरकार का रोल अपना अलग हो सकता है इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे निजी स्वामित्व वाली भूमि में घोषित किया जाता है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व के भीतर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें ऐसे रिजर्व में लोगों की सामुदायिक अधिकार जैसे कि चराई आदि प्रभावित नहीं होते हैं। कम्युनिटी राइट्स ऑफ पीपल सच एज ग्रेजिंग एटसेट्रा इन सच रिजर्व आर नॉट अफेक्टेड। हमारे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व पर यहाँ पर चल रही, संरक्षण रिजर्व पर, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एरिया any area owned by the central or state government. There are limitations on rights of people in these reserves. Tamil Nadu was the first state to get a conservation reserve. Developmental activities like roads and recreational activities can't be taken in the conservation reserve. इसमें से कौन सी करेक्ट है? ठीक है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही क्या होता है, स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया जाता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर, इन रिजर्व में लोगों के अधिकारों पर सीमाएं होती है। कुछ रूप में यहाँ पर रहने वाले लोगों पर जो, ठीक है, जहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों पर सीमाएं या लिमिटेशंस नहीं लगाई जाती हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु पहला राज्य था जिसे संरक्षण रिजर्व मिला था। बिल्कुल, सड़क या मनोरंजक गतिविधियों जैसी विकासात्मक गतिविधियां संरक्षण रिजर्व में नहीं की जा सकती हैं। तो यहाँ पर सड़क या मनोरंजक गतिविधियां की जा सकती हैं, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टाइगर रिजर्व को लेकर। एनटीसीए किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करता है, ठीक। उसके अलावा एनटीसीए की सिफारिशों के साथ टाइगर रिजर्व की सीमाएं बदलाव किया जा सकता है। एनटीसीए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सक्षम प्रावधान के तहत एक वैधानिक निकाय है। बाघ संरक्षण पर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा को अपनाया गया था, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की जो सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है, वहां पर एनटीसीए की सिफारिशें तो होती हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सिफारिशें भी यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज द propounded as part of UNESCO MAP program in 1975. Buffer zone of biosphere reserve is used for scientific research. Sand and stone mining are permitted in the biosphere reserve. ठीक है, यहाँ पर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उसका जो है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत आया था, लेकिन ये जो मैप प्रोग्राम है वो 1975 में नहीं आया था। बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो सैंड और स्टोन माइनिंग है वो इस क्षेत्र पर की जा सकती है, तो उसकी भी अनुमति मिलती है सरकार द्वारा। तो हमारे जो स्टेटमेंट है सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पवित्र उपवन धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा जीवंत उदाहरण है जो प्रकृति के संरक्षण पर जोर देते हैं। वनस्पति उद्यान एक बाहरी संरक्षण है जिसका एक उद्देश्य विदेशी पौधों के परिचय और अनुकूलन प्रक्रिया का अध्ययन करता है।
चिड़ियाघर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो जूज है वो एक स्थिर या मोबाइल प्रतिष्ठान है जहां बंदी जानवरों को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर एनिमल्स है वो कैप्टिव किए जाते हैं एग्जीबिशंस के लिए, ठीक है, जू में। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैंडे की सभी 3 प्रजातियां ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो को साइट्स के परिशिष्ट फस्त और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अनुसूची 1 में से नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गैंडे की इनकरेक्ट हो जाएगी। एकल सिंह नर और मादा दोनों भारतीय गैंडे में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत, नेपाल, भूटान और मलेशिया और इंडोनेशिया में 5 गैंडे की श्रेणी के देश है। तो हमारा जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम वर्षा, भारी वर्षा, बर्फबारी होती है। जो पूर्वी हिमालय में है, यहाँ पर बात की जा रही है, ईस्टर्न हिमालयज हैव लो रेनफॉल, heavy snowfall as compared to the west Himalayas. Solars are an important component of the tropical rainforest of the northeast India. Nematophorus are important components of mangrove swamps of Sundarban, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें पूर्वी हिमालय में जो पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम वर्षा, भारी बर्फबारी होती है, 16 बर्फबारी होती है। 16 उत्तर पूर्वी भारत के सोलास जो वन है वो भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है न्यूमेटोफोर सुंदरबन के मैंग्रोव दलदलों के महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम वर्षा या भारी बर्फबारी नहीं होती है। मुख्य रूप से आप पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी देखते हो। उसके अलावा जो सोलास है वो उत्तर पूर्वी की बजाय आपको सोलास जो वन है वो आपको पश्चिमी घाट वगैरह में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जो तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। न्यूमेटोफोर जो है वो सुंदरबन के मैंग्रोव दलदलों के महत्वपूर्ण घटक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन 3, ठीक है। ओनली 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आनुवंशिक विविधता में व्यक्तियों का जीवित रहना जनसंख्या के अस्तित्व की सुनिश्चित करता है। सामुदायिक विविधता पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विविधता को संदर्भित करती है। प्रजाति विविधता विभिन्न प्रकार के आवासों को संदर्भित करता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें जो आनुवंशिक विविधता है वो व्यक्तियों का जीवित रहना ये जनसंख्या के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल क्या किसको दर्शाती है यहाँ पर, ठीक है, हमारे किसी भी जीवित रहने वाली जनसंख्या के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक विविधता पृथ्वी की रहने वाली जीवों की विविधता को संदर्भित करता है। तो सामुदायिक जो है वो ऑर्गेनिज्म को नहीं, पर्टिकुलरली उनकी कम्युनिटीज को, जो स्पीसीज है उनकी डाइवर्सिटी को दिखाता है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। प्रजाति विविधता जो है स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो क्या रेफर करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स को नहीं रेफर करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज को ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या गया कौन से गलत है, तो हमारा सेकंड और थर्ड यहाँ पर गलत है। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुसंधान, शिक्षा, निगरानी, ठीक है। जैव विविधता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। अनुसंधान, शिक्षा, निगरानी, बिल्कुल जो बायोडायवर्सिटी है वहां पर आपको रिसर्च, एजुकेशन और मॉनिटरिंग दिखती है। प्रदूषण का विघटन, अवशोषण, जल संसाधनों का संरक्षण, अप्रत्याशित घटनाओं से उबरना, रिकवरी फ्रॉम दी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारी बायोडायवर्सिटी में आपको जो सर्विसेज मिलती है ये चारों ही दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिश, एनालिड्स, एकिनोडर्म्स, एराकनिड्स और एव्स, ठीक है। मछली, एनालिड्स और इकाइनोडर्म्स और एरांचेंडिस और एविस की बात करते हैं। इसमें से कौन से जो है वो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमारा जो सेकंड, थर्ड, ठीक है, एनालिड्स और फिश और हमारे एव्स को छोड़कर बाकी जो है हमारे इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम केवल जानवरों और पक्षियों की सभी प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। अधिनियम के तहत 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं: अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व। अधिनियम ने भारत में बाघ संरक्षण के मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। इनमें से कौन से कथन सही है, ठीक है। मेनली जो अपना अधिनियम 1972 है, वन्य जीव अधिनियम है, वो मेनली किसको बात करता है, जानवरों की तो बात करता है, पक्षियों की बात करता है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, वन और वन्य जीव में अपन देखते हैं अंतर आता है। तो यहाँ पर वनों या पेड़ों की बात तो नहीं की जाती है। बर्ड्स के लिए एक अलग से क्या बनाया गया, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अधिनियम के तहत 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं: अभ्यारण्य, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व। इसके अलावा हमारे मैप प्रोग्राम के तहत जो हमारे रिजर्व आते हैं उन्हें भी रखा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अधिनियम ने भारत में बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत ही एनटीसीए को बनाया गया था। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ओनली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्प और जीव विविधता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटोजोआ सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जो अधिकार स्वपोषी होते हैं।
क्रिटेशियन अधिकतर समुद्र या अन्य जल में रहते हैं, इनके पास एक कठोर बाहरी आवरण होता है जो उनके शरीर में रक्षा करता है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। मेनली जो क्रस्टेशियन होते हैं वो क्या समुद्र या अन्य जीव में ही रहते हैं। सरीसृप, उभयचर और पक्षी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, जबकि स्तनधारी गर्म खून वाले जानवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो आपके गर्म खून में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारा थर्ड वो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो है वो सरल एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जो अलग अलग विविधताओं मोनेरा प्रोटिस्टा बांटा जाता है, तो प्रोटोजोआ को मेनली किसमें रखा जाता है, वो आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में। जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सपोसी तो हो सकते हैं, अधिकतर सपोसी तो होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक को लेकर बात होती है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इस पर पूछा गया है कौन से सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओनली T2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The Central Zoo Authority has been constituted under the Environment Protection Act 1986। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया था। तो जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है वो 1986 के अंतर्गत नहीं आया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और 2 के तहत सूचीबद्ध लुप्त प्राय श्रेणी के जानवरों को चिड़ियाघर के बीच आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। बिल्कुल हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं तथा इसमें 10 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। परियोजना के लिए वित्तीय सहायता वैश्विक पर्यावरण सुविधा से आती है, जबकि तकनीकी सहायता पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आती है। तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई को झारखंड में सिंहफान हाथी रिजर्व के बाद हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक, यहाँ पर जो पूछा गया प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट देखा इनमें से कौन से गलत की बात हो रही है। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो किसके लिए बनाया गया है, ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है। ठीक है, हाथी के आवासों के लिए। उसके अलावा हम देख रहे हैं परियोजना के वित्तीय सहायता और वैश्विक पर्यावरण सुविधा से आती है, जबकि तकनीकी सहायता पर्यावरण वन जलवायु परिवहन मंत्रालय से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल है वो आपका सिर्फ एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तक नहीं आता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उसमें जो फंडिंग होती है उससे भी आता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, अगस्त्यमलाई को झारखंड में सिंहफान हाथी रिजर्व के बाद हाथी रिजर्व अधिसूचित किया है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता अक्षुण्णता सूचकांक की बात की जा रही है, समराइज बायोडायवर्सिटी इंटेक्टनेस इंडेक्स। ठीक है, यह मानवीय जवाबों के जवाब में पारिस्थितिकी समुदाय में परिवर्तन का सारांश प्रस्तुत करता है। इट समराइजेस द चेंज इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इन रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन प्रेशर। ठीक है, तो ये मुख्यतः क्या है, जो हमारा अक्षुण्णता या टेक्नेस इंडेक्स है वो किससे रिलेटेड है, आपके इसी से रिलेटेड है, जहां पर वो क्या करता है, समराइज करता है इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में जो चेंजेस आते हैं इन रिस्पांस टू ह्यूमन प्रेशर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किरीकिली पक्षी अभयारण्यों के साथ साथ वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य को केरल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है। सांख्यसागर झील मनियार नदी पर एक मानव निर्मित जलाशय है जो मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के किनारे स्थित है। पाला वेटलैंड इंडो बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है और पलक वन्यजीव अभयारण्य का प्रमुख घटक मणिपुर में स्थित है। इसमें से कौन से सही है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो सांख्यसागर झील है वो आपको मनिहार नदी पर दिखाई देगी। ठीक है, मेनली मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामसर सम्मेलन यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी के उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सम्मेलन पर विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में माना जाता है, जो 1975 में लागू किया हुआ था। 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो लेकिन लागू के रूप में देखें तो 1975 में इसे जल पक्षी आवास के रूप में जाना जाता है, जो 1975 में लागू हुआ। हर 3 साल में अनुबंध करने वाले पक्षों के प्रतिनिधि अनुबंध करने वाले पक्षों के सम्मेलन के रूप में मिलते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्रभूमि स्थलों की प्राथमिकता के आधार पर मान्यता देने का प्राथमिक उपकरण है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज द प्राइमरी टूल अंडर द रामसर कन्वेंशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग द वेटलैंड साइट्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थाने क्रीक, यशवंत सागर लेक, अंशुपा लेक और सस्थान कोटा लेक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर बात करते हैं थाने खाड़ी। ठीक है, थाने खाड़ी जो है वो आपका कहां पर मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र आपको कहां पर दिखाई देता है, मेनली
जो सस्थामकोटा झील है, सस्थामकोटा झील मेनली आपको कहां पर दिखाई देगी, केरल में दिखाई देगी, तो हमारा जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अपन देखते हैं अंशुपा झील ओडिशा में है, बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो जाएगा। यशवंत सागर झील आपको गुजरात में नहीं दिखाई देती है, ये आपको एमपी में दिखाई देती है, मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। उसके अलावा थाने क्रीक जो है वो आपका महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट और थर्ड हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही जो है वो दो जो हमारे पेयर्स हैं वो करेक्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान चंबल क्षेत्र में स्थित है, जो शिवपुरी पर्णपाती खुले वन परिदृश्य का हिस्सा है, और अनुमान है कि इसमें चीतों का पालने के लिए क्षमता है। भारत की 4 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता को आश्रय देने और इसे सह अस्तित्व प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है। यह खटिया गिर पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का भी एक हिस्सा रहा है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे नेशनल पार्क की जो चंबल रीजन में है। चंबल रीजन में शिवपुर में जो है वो आपका कूनो नेशनल पार्क दिखाई देता है, कूनो पालपुर। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बखीरा, खेजड़िया, सालबुग और हगाम, ठीक है, हायगम की बात हो रही है। इसमें से कौन सी युग में जो है उन पर बात करनी है। बखीरा जो है वो आपको कहां पर खिजड़िया जो है हमारा गुजरात में दिखाई देता है, जबकि बखीरा जो है वो आपको यूपी में दिखाई देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में नहीं है बखीरा, यूपी में आपको दिखाई देता है। खिजड़िया गुजरात में है, ठीक है। उसके हम बात करते हैं जो साल बुध है, वो साल बुध आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। और हेगाम, तो यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खिजड़िया यहाँ पर सही होगा जो गुजरात में है, और जो हमारा हेगाम है वो जम्मू और कश्मीर है। उसके अलावा साल बुध आपको जम्मू कश्मीर में ही दिखाई देता है और बखीरा आपको यूपी में दिखाई देता है। यहाँ पर दो ही पेयर आपके सही है, सेकंड और फोर्थ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 तक का बायोडायवर्सिटी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूएन हैबिटेट और कोलंबिया सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य शहर की सरकारों, व्यवसाय और नागरिकों का समर्थन करना है, ताकि 2030 तक शहरों की प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के साथ सक्षम बनाया जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा बायोडायवर्सिटीज बाय 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद नेचर शीर्षक का एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जो आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी जैसी 5 श्रेणियों के जोखिमों की जांच करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। इसमें से कौन से अपने ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर बात करते हैं मुख्यतः, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि थर्ड जो स्टेटमेंट है अगर दिया हुआ है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 की बात करें तो ये आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी जैसी 5 श्रेणियों के जोखिम को जांच करता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको कुबड़ वाला महासीर अपने प्राकृतिक आवासों में सबसे अधिक देखने को मिलता है? चंबल नदी, कावेरी बेसिन, गंगा बेसिन या ब्रह्मपुत्र बेसिन? तो मेनली आपको ये कावेरी बेसिन में दिखाई देता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ढोल, ठीक है, रिगार्डिंग ढोल जिसे एशियाई जंगली कुत्ता भी कहा जाता है, कैनाइन परिवार से संबंधित एक जंगली मांसाहारी जानवर है जो केवल दक्षिण पूर्व एशियाई में ही पाया जाता है। ढोल भारत भर में केवल 2 समूहों में पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी पूर्वी घाट और मध्य भारतीय परिदृश्य। भारत में ढोल के लिए पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र 2014 में इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में बनाया गया था। यहाँ पर हम बात करें तो ढोल जो है वो आपके एशियाई क्षेत्रों पर दिखाई देता है, दक्षिण पूर्व में, यानी सिर्फ दक्षिण एशिया क्षेत्र में दिखाई देता है। यहाँ पर पूर्व की बात नहीं हो रही है, पूरे जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ढोल भारत में केवल 2 समूहों में पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी और पूर्वी घाट में, मध्य भारतीय, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो ढोल है वो आपको हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं और आपके दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो भारत में क्या किया गया है, जो संरक्षण प्रजनन केंद्र 2014 में इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान बनाया गया था, यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में स्थित वेटलैंड वनस्पति और जीव जंतुओं में समृद्ध जल निकाय और यह यमुना की एक सहायक नदी साहिबी नदी के पैलियो चैनल में से एक स्थित है, जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है, इस क्षेत्र में होकर बहती है। इसे IUCN द्वारा एक प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे अभी तक हरियाणा सरकार द्वारा संरक्षित वेटलैंड घोषित नहीं किया गया है। इसमें से किस वेटलैंड की बात हो रही है? तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें हरिके, पोंग, बांध, बसई, कांजली में, ठीक है, तो हमारा बसई वेटलैंड है, जिससे जो अपना क्या है अभी तक वेटलैंड घोषित नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में इसे मान्यता भी प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस क्षेत्र में हमें खारे पानी के मगरमच्छ और प्राकृतिक आवास देखने को मिलते हैं? सबसे अधिक संभावना है चंबल नदी, सुंदरबन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या अंडमान निकोबार? मुख्य आपकी जो चंबल नदी है वो आपके मुख्य क्षेत्र पर आ जाएगी, जो कि कहीं पर भी सी से नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है वहां पर आपको खारे पानी के जीव या खारे पानी के मगरमच्छ नहीं दिखाई देंगे। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आपको खारे पानी के मगरमच्छ दिखाई देते हैं। भीतरकनिका आपको उड़ीसा के क्षेत्र पर आपको यहाँ पर जो झील है, चिल्का झील, उसके पास दिखाई दे जाएगा। और अंडमान निकोबार जो कि सागर से ही लगा क्षेत्र है,
है, तो हमारे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो आपको किसके लिए जाने जाते हैं, आपके खारे पानी के मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी प्रजाति स्तनधारियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है और भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? पिग्मी हॉक, अनामलाई फ्लाइंग फ्रॉग या घड़ियाल की यहाँ पर बात हो रही है। तो मेनली आपको अनामलाई फ्लाइंग फ्रॉग और घड़ियाल आपको जो दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगरवुड गैर लकड़ी वाले एक्विलेरिया पेड़ का एक राल वाला हिस्सा है जो सभी एक्विलेरिया पेड़ अगरवुड का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अगरवुड पश्चिमी घाटों की एक तेजी से बढ़ने वाली पेड़ की प्रजाति है और वे भारत के लिए स्थानिक है। ठीक है, आयुष साहनी ने अगरवुड प्रजातियों को लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से कौन से सही नहीं है? तो मेनली जो आपका अगरवुड है वो पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों में बस एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति नहीं है, आपके अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। भारत के लिए बस स्थानिक नहीं, इसके अलावा ये अन्य जगहों पर भी पाया जाता है। हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियाई चीता अफ्रीकी चीता से थोड़ा बड़ा होता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया। जो हमारा एशियाई चीता होता है वो अफ्रीकी चीता से बड़ा नहीं, छोटा होता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर एशियाई चीता को आईयूसीएन रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से गिर राष्ट्रीय उद्यानों में भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना शुरू की गई है। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो हमारे चीता है वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारा पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक पारिस्थितिकी विविधता के संरक्षण के लिए और नहीं ले जाता है, बल्कि खाद्य श्रृंखलाओं की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। स्थापित प्राकृतिक आवास जैव विविधता संरक्षण केंद्र का एक्स सितु मोड है। अनियोजित शहरीकरण और अनियंत्रित औद्योगिकरण जैव विविधता संरक्षण में प्रमुख बाधाएं हैं। इनमें से कौन से गलत है? मुख्य रूप से हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा स्थापित प्राकृतिक आवास है, अगर प्राकृतिक आवास है तो एक्स सितु नहीं होगा, वो तो इन सितु होगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक पारिस्थितिकी विविधता के संरक्षण की ओर नहीं ले जाता, जबकि बल्कि खाद्य श्रृंखलाओं की ओर निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जैविक विविधता है वो सिर्फ वो आपके पारिस्थितिकी जैव विविधता के संरक्षण की ओर भी ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हमारे इनकरेक्ट होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन सितु कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि आर्टिफिशियल नहीं होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। एग्जांपल्स ऑफ इन सितु आर बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक्स एग्जांपल। ठीक, बोटानिकल गार्डन्स और जीन बैंक्स ये क्या है? वो एक्स सितु के एग्जांपल है, ना कि इन सितु के, क्योंकि इन सितु में नॉर्मली आपका नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, जो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन से करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैप प्रोग्राम है मानव और बायोस्फीयर। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। ठीक है, यह पर्यावरण परिवर्तन के चालकों के रूप में तेजी से शहरीकरण और ऊर्जा खपत के महत्वपूर्ण मद्देनजर बुनियादी मानव कल्याण और रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बायोस्फीयर रिजर्व को प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के रूप में नामित किया है। यूएन जो है एनवायरमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने डिजाइन किया बायोस्फीयर रिजर्व और रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कटराज स्नेक पार्क, देवालिया सफारी पार्क, रामनगर वल्चर सेंचुरी और अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। इसमें से कौन से आपके करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कटराज स्नेक पार्क है, देवलिया सफारी पार्क। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट हमारे जो है वो आपको करेक्ट मिलते हैं, देवलिया वाला और आपका जो रामनगर वाले गिद्ध अभयारण्य जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैविक संसाधनों के दोहन करने वाले व्यक्तियों संसाधनों के लिए पूर्ण अनुमोदन लेना और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य है। भारत ने कार्टाजेना प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण के विनियमों को अधिसूचित किया है। आयुष चिकित्सकों को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैविक संसाधनों के पहुंचने के लिए पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने की छूट दी गई है। इसमें से कौन से हमारे गलत है? मेनली अगर हम बात करें भारत में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में, तो जो जैविक संसाधन दोहन करने के लिए व्यक्तियों संस्थानों के लिए पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है, स्थानीय समुदायों को लाभ साझा करना अनिवार्य होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जबकि कार्टाजेना प्रोटोकॉल में पहुंच और लाभ साझा करने के विनियमों को अधिसूचित किया गया। ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक कार्यकारी निकाय है जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति के आदेश पर माध्यम से की जाती है। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। नॉर्मली जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है
यहाँ पर एनबीए की बात हो रही है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द थ्रू द ऑर्डर ऑफ कैबिनेट कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो हेड है वो कैबिनेट कमेटी जो हेड है वो आपको प्रधानमंत्री नहीं दिखाई देते, तो सॉरी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। राज्य जैव विविधता बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बिल्कुल जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है वो केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसको सलाह देने के लिए क्या होता है, केंद्रित होता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव चोरी के आरोपों को नागरिक अपराध माना जाता है। ठीक है, इसे नागरिक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता, इसे अलग से आपके केसेस चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है फर्स्ट और थर्ड है वो आपके इनकरेक्ट है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दुधवा उत्तर प्रदेश, दंफा अरुणाचल प्रदेश, सीता नदी उदंती और कवाल आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो मेनली जो आपका दुधवा है वो आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, जो डंफा है आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, सीता नदी उदंती आपका उड़ीसा में, जबकि कवाल जो है वो आपको तेलंगाना में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 3 पेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का एक पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जो महानदी नदी की प्रमुख सहायक नदियों का स्रोत क्षेत्र है। रिजर्व क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये महानदी क्षेत्र पर नहीं आएगा आपके। ठीक है, ये आपको क्योंकि ये केरल कर्नाटका और तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर है, और महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा ऊपर की ओर आता है, ये साउथ क्षेत्र। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। रिजर्व में सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क और नम पर्णपाती, सोलह और घास के मैदान जैसी वनस्पतियां शामिल है, बिल्कुल हमारा सही है। डोडा बेटा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे बायोस्फीयर की रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिनियम जैविक किसकी बात हो रही है? 2002 के अधिनियम की बात हो रही है। कौन सा गलत है? यह अधिनियम जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया। इस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए दो स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। यह अधिनियम उन स्थानिक संसाधनों को छूट देता है जिन्हें पारंपरिक रूप से वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग में से कोई भी कथन गलत नहीं है। मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मेनली जो एक्ट एम्फसाइजेस 2 टायर नहीं है, मेनली यहाँ पर जो आपका ये एक्ट है जैविक विविधता अधिनियम वो आपका दो टायर के रूप में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो कौन से कथन की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट हमारे लगभग करेक्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड आर स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बाघ अभ्यारण्य और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, एक हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। इसमें एक हदगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। इसका नाम इस क्षेत्र के उगने वाले लाल रेशमी कपास की पेड़ों की बहुतायत से पड़ा है। संरक्षित क्षेत्र में मुख्य झरने बरही पानी झरने और जोरहंडा झरने हैं। उपयोग में से किसके बारे में उल्लेख किया गया है? ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है यहाँ पर देबांग, पचमढ़ी, डिब्रू सेखोवा या सिमली। ठीक है, यहाँ पर जो जिसकी बात की जा रही है वो आपका सिमलीपाल है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, उसके रूप में आप क्या देखते हैं बायोस्फीयर जो आपके जो एरिया है वो मेनली आपका राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह मध्य एशियाई लाल हिरण की उप प्रजाति है जो कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जम्मू और कश्मीर के उत्तरी हिमालय प्रदेश की ऊंची घाटी और पहाड़ों में घनी नदी के किनारे जंगलों में पाई जाती है। कश्मीर में यह मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जहां इसे संरक्षण प्राप्त है। अन्य जगहों पर यह अधिक खतरे में है। उपमुख्य में से किस प्रजाति की बात की जा रही है? नॉर्मली अपन ने बात की थी जम्मू कश्मीर में जो हमारा क्या होता है, ठीक है, हंगुल पाया जाता है। ठीक है, तो जहां पर किसकी बात की जा रही है? हंगुल की बात की जा रही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त्यामलाई रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अलावा अपन देखते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, अगस्त्यामलाई में मनकेड़िया जो है यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र दिए हुए और जनजातियां दी हुई हैं। मेनली आपको जो कनिकरण है वो आपको साउथ वाले एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, सिमलीपाल अपना उड़ीसा में आ जाता है, तो ऐसे में जो कनिकरण है वो आपको साउथ एरियाज में दिखाई देता है। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे, तो सिमलीपाल में ये नहीं होगा, तो ये जनजाति जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको उत्तर प्रदेश और आपके बिहार क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगी? थारू जनजाति दिखाई देती है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आपका बिहार क्षेत्र पर आता है। ठीक है, तो ये हमारा जनजाति बिल्कुल करेक्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको टोडास दिखाई देता है, जबकि अगस्त्यामलाई रिजर्व में आपको मनकेड़िया जनजाति नहीं दिखाई देती है। तो हमारा सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। केरल में पेरियार बाघ अभ्यारण्य दक्षिणी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी घाट में स्थित कलकड़कर मुंडनथुराई बाघ अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का
हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से सही है, तो रणथंभौर जो बाघ अभयारण्य अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला के अन्नामलाई हिल्स की साउदर्न वेस्टर्न घाट्स पर आता है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। कलकक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो है वो आपको वायस्कर रिजर्व के हिस्से में नहीं आता है, तो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंद्रावती, उदंती, सीता नदी सुनबेड़ा छत्तीसगढ़, ओडिशा, दांडेली, अंसी, शरावती घाटी कर्नाटक, पराम्बीकुलम, एर्नाकुलम, इंदिरा गांधी केरल, तमिलनाडु, मानस, बुक्सा असम और अरुणाचल प्रदेश। मेनली जो बुक्सा है वो आपको कहां पर दिखाई देता है, ठीक है, आपका बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। हमारा जो फोर्थ है वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, जो बाघ गलियारा जो राज्य से है, यहाँ पर जो बुक्सा मानस जो है वो असम, और असम से जब पश्चिम बंगाल को अपन जोड़ते हैं बुक्सा से, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं आएगा, मेनली आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है 4 कलर्स के अलावा कामलांग, केन और तालघेट वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फोर्थ बस नहीं होगा, बाकी सारे 1 2 3 और 5 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीर्घकालिक संरक्षण के लिए बाघ आबादी को जोड़ना शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ, विश्वव्यापी प्रकृति निधि, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वैश्विक बाघ मंच और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो मेनली इसे NTCA द्वारा और वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा TX2 पहल के संदर्भ में यह 2022 तक दुनिया के जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। बिल्कुल ये सही हमारा स्टेटमेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघ संरक्षण में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए पहला TX2 पुरस्कार जीता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के समीप है, जहां के परिदृश्य समुद्री दृश्य और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए आवास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसकी परिभाषा मुख्य रूप से किस रूप में जानी जाती है? सामुदायिक रिजर्व, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व या पवित्र वन। तो मुख्य रूप से राज्य सरकार वाले स्वामित्व क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहां पर समुद्री प्रदेश, जीव जंतुओं, वनस्पतियों की आवास की सुरक्षा की जाती है। एक प्रकार के कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैट रैट किससे संबंधित है? बाघों की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर, चूहों से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की बीमारी और मनुष्यों के लिए फैल सकती है। बंदी प्रजनन के दौरान विषैले जीनों को नष्ट करने वाली एक विधि, विदेशी निकायों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम। मुख्यतः कैट रैट किससे संबंधित है? बाघों की गणना से संबंधित एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसमें अर्ध सदाबहार और नम पर्णपाती वन है। जिया भारवेली नदी इस क्षेत्र में काटती है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मेनली अगर यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो अरुणाचल प्रदेश में ही आपका क्या होगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान होगा। ये मुख्य रूप से आपका नामेरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य, हाल ही में शामिल मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण और पुनरुत्पादन के लिए जाने जाते हैं? स्पाइडर बंदर, भारतीय विशाल गिलहरी, पिग्मी हॉक या मार्बल बिल्ली। मेनली आपने देखा था जो असम वाले क्षेत्र है, यहाँ पर पिग्मी हॉक को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मार्च 2020 में इसे भारत में सरकार द्वारा देश के 17 प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। बिल्कुल, इट वाज सेलेक्टेड एज वन अमंग द 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स ऑफ द कंट्री बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय उद्यान में जलोढ़, सवाना, वुडलैंड और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन वनस्पति उपस्थित है। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और वेजिटेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया। बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। यह पूर्वोत्तर भारत में असम के चिरांग और बक्सा जिले में स्थित है। भूटान के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो बक्सा में ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो एक नाम आता है हमारा गालतोरिया, ठीक है, गालतोरी, और इस क्षेत्र पर ये मुख्य रूप से जिले में पाया जाता है। ये आपके बक्सा और चिरांग क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। बाकी सारे के सारे सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने के लिए भूमि सामुदायिक भूमि या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। सामुदायिक रिजर्व के भीतर किसी भी समय भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक सामुदायिक रिजर्व नागालैंड में है। हमारे तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपको सामुदायिक रिजर्व को लेकर सही है। तो हमारा जो नॉर्मली जो यहाँ पर देखते हैं सामुदायिक रिजर्व की बात हो रही है, नागालैंड में यहाँ पर सबसे ज्यादा सामुदायिक रिजर्व पाए जाते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर जो सामुदायिक रिजर्व को भीतर किसी भी समय भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं।
सामुदायिक जो रिजर्व होंगे उसमें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन अगर किए जाने हैं तो किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार कई बार इसकी भूमिका निभाता है, राज्य सरकार भी, तो जो प्रोविजंस हैं कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। भूमि सामुदायिक भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। तो मेनली जो सामुदायिक रिजर्व बनाए जाते हैं वो आपको किस राज्य सरकार की भूमि के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपकी प्राइवेट भूमि है अगर किसी समुदाय या जनजाति द्वारा वो भी रखी जाती है तो इसे सामुदायिक रिजर्व के रूप में सूचित किया जा सकता है। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं? तो मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबंधन है वो मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति के संबंध में इसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया। राज्य सरकार मुख्य रूप से जीव संरक्षक की सलाह देने के लिए संरक्षण केंद्र का रिजर्व प्रबंधन करती है, उस गठन करती है। संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति की अनुमति के बिना सामुदायिक रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो बिना उसके अनुमति के ये चीज नहीं की जा सकती। हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1900 के तहत के नहीं किया गया है, 1980 के तहत नहीं हुआ है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। यहाँ पर क्रम बताना है हमें मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मेनली बात करें, ठीक है, तो जब कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है आपको कहाँ पर? गुजरात वाले एरिया में दिखाई देगा, उत्तरी क्षेत्र में सबसे पहले गुजरात में आ जाएगा। उसके अलावा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये आपको अंडमान निकोबार में दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी आपको अंडमान निकोबार में दिखाई देता है, ठीक है। जबकि इसके अलावा अपन बात करते हैं मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, आपको तमिलनाडु क्षेत्र पे दिखाई देता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आ जाएगा गुजरात वाला, मतलब फर्स्ट सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 2 और जो 2 और 4 आ जाएंगे, 4 और 2 का, तो रानी झांसी जो है वो आपके पहले आएंगे। तो 1, 3, 4 और 2 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो थोड़े से इनकरेक्ट हो गया है, तो ये मेनली आपका ये जो आंसर है यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। 1, 3 और 4 और 2 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक कृत्रिम झील है जो हाल ही में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। मूल रूप से गर्मियों में आगरा शहर की पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया है। यह आर्द्रभूमि जल्द ही एक महत्वपूर्ण समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गई। झील के किनारे एक सुस्त भालू बचाव सुविधा और पहले गुलाम बनाए गए डासिंग भालू के पुनर्वास के लिए भी समर्पित है। यह साइट उन पक्षी प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं और 30,000 से अधिक जल पक्षी सालाना जलाशय का दौरा करते हैं। यहाँ सबसे किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मुख्य रूप से आपका जो डी सुर सरोवर की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरना राजस्थान, जोगमाया झारखंड, गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश और पवित्र वन यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो मेनली अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे गुम्पा वन और पवित्र वन है वो बिल्कुल सही है, जबकि जोगमाया जो आपका जो सरना है, ठीक है, वो आपको सरना आपको दिखाई देगा झारखंड में, जबकि जोगमाया दिखाई देगा राजस्थान में। जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दिए हैं वो इनकरेक्ट दिए हुए हैं। सरना जो वन है आपको झारखंड में और जोगमाया जो है वो राजस्थान में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये उल्टे दिए हुए हैं, जबकि गुम्पा वन और पवित्र वन जो हमारे पवित्र वन आंध्र प्रदेश और गुम्पा वन आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3rd and 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांदीपुर, नागर हिल, साइलेंट वैली और बन्नेर घाटा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर लगाना है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। निम्न अक्षांश जो नीचे के अक्षांश है फिर ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घट्टा ये तीनों ही कर्नाटक में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जबकि उसके अलावा आपका जो साइलेंट वैली है वो आपको कहां पर दिखाई देगा? ठीक है, आपको दिखाई देता है ये केरल वाले क्षेत्र पर। तो सबसे पहले निम्न अक्षांश की बात करें, निम्न अक्षांश से जाना है तो सबसे आगे आ जाएगा आपका 3rd आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ही अपन देखते हैं यहाँ पर ए और बी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें, ठीक है, तो बन्नेर आपका जो साइलेंट वैली के बाद अगर अपन देखते हैं तो मेनली आपको बांदीपुर जो है वो आपको कर्नाटक की बाउंड्री वाले क्षेत्रों पर दिखाई देगा। तो जो इसका नेक्स्ट है वो आपका बांदीपुर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो मेनली आपका नागरहोल है और फिर उसके बाद आपका बन्नेर घट्टा और उसके ऊपर वाले क्षेत्र है। तो जिसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माने गए वनों में सबसे अच्छा वर्णन करता है? राजस्व विभाग की घने वनाच्छादित क्षेत्र, स्वामित्व के बावजूद वनों की विशेषता वाली भूमि। तो मुख्य रूप से जो आपका माने गए वन है वो क्या है? स्वामित्व के बावजूद वनों की विशेषता वाली भूमि है, ठीक है। तो ऑप्शन जिसे मान लिया गया है कि हमारे वनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो स्वामित्व यहाँ पर वनों की विशेषता पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेब निम्नलिखित में से किससे प्रजाति के? तो सेब मेनली किसके लिए चलाया गया है? संरक्षण के लिए, गिद्ध के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वल्चर्स,
ठीक है, नोगो वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे वनों में खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं है, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नामित किया गया। इन क्षेत्रों में 20% से भी भारित वन अभ्यारण्य क्षेत्र पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर खनन की अनुमति नहीं होती है, उसके अलावा यहाँ पर इन्हें 1972 के तहत नहीं नामित किया गया है। ठीक, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, इसमें 20 से 30% तक सकल वन आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पहाड़ियों और विंध्य पठार के आसपास बनास और चंबल के संगम पर स्थित है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। जोगी महल इस जगह का एक आकर्षण है। कई खूबसूरत झीलों के परिदृश्य के रूप में यह मुख्य रूप से जाना जाता है, समृद्ध करती है। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा था, अभी अरावली और विंध्याचल समूह के बीच में हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य विश्व धरोहर स्थल बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ रिजर्व हाथी रिजर्व होने के अनूठा गौरव प्राप्त है? तो मुख्य रूप से जो सारी विशेषताएं हैं वो आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देती है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां पर आपको क्या दिखाई देता है, नेशनल पार्क भी दिखाई देता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है, और उसके साथ में ये एलिफेंट रिजर्व भी होता है, मानस नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत पारिस्थितिकी विकास परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, तो मुख्य रूप से ये कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ग्लोबली सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, विश्व बैंक की बात हो रही है, भारतीय वन्य संरक्षण है। तो इसमें जो हमारा है ऑप्शन सी, जो हमारा वर्ल्ड बैंक की भूमिका रही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथियों के संबंधित विभिन्न नीतियों और विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट रीहैब इज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग वीक मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी मानव हमलों के कम करने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हाथियों को सबसे अधिक आबादी केरल में पाई जाती है और उसके बाद असम और कर्नाटक का स्थान आता है। मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र पर आबादी इतनी अधिक नहीं है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसको मिलाकर यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा आप देखते हो तो पूर्वी क्षेत्रों पर भी आपको जो दिखाई देता है, असम वाले क्षेत्रों पर वहां भी आपकी हाथियों की आबादी अधिक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। मादा एशियाई हाथियों में दांत और मौजूद होते हैं, जबकि मादा अफ्रीकी हाथियों में नहीं होते हैं। तो मादा अफ्रीकी वाले हाथियों में भी क्या दांत पाए जाते हैं? तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एशियाई हाथी संबंधित मादाओं के झुंड बनाते हैं, जिनका नेतृत्व सबसे बूढ़ी माता मातृसत्ता करती है। तो बिल्कुल हमारा फोर्थ और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संरक्षण, बाघ के संरक्षण की बात हो रही है। संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक कैट्स विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण उपकरण है, जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और मानक निर्धारित करते हैं और केवल बाघ के लिए प्रगति का आकलन करते हैं। भारत वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 70% घर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में बाघों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बाघों में अधिकतम संख्या नहीं पाई जाती, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो अधिकता है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाघ, फ्लैगशिप और अम्ब्रेला दोनों प्रजातियां, तो बिल्कुल बाघ जो है वो प्रमुख प्रजाति के रूप में भी जानी जाती है और ये बाकी जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षित भी करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जबकि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर जो आकलन है वो सिर्फ जो है वो कैट्स के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पराम्बीकुलम जो टाइगर रिजर्व है वो आपको केरल में दिखाई देता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है और दिहिंग जो पटकाई है वो आपका जो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको मेनली आपका जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो दिहिंग पटकाई मेनली आपका असम वाले क्षेत्र पर दिखाई देता है। ठीक है, बुक्सा बंगाल सही है, पराम्बीकुलर ठीक यहाँ पर पराम्बीकुलम जो है वो गलत हो जाएगा, बुक्सा सही हो जाएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में सही हो जाएगा, जबकि दिहिंग पटकोई जो है वो आपका असम वाले क्षेत्रों पर आ जाता है। तो हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित स्थल है जहां स्थानीय समुदाय के प्रयासों और ठोस विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएनईपी के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज में जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 3 बायो संरक्षण इकाइयां, बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हिमालय देहांग देवांग असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। देहांग देवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि असम में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो विंध्यन रेंज में पाया जाता है। विंध्यन रेंज में ये नहीं पाया जाता है, मुख्य रूप से आपको ये सतपुड़ा रेंज में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य नहीं आएगा, मुख्य रूप से केरल राज्य की बात हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे 3 स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गए। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित स्थल है, स्थानीय समुदाय के प्रयासों और ठोस विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएनईपी के मानव
ठीक है, तो ये यूएनएपी के मानव मैप प्रोग्राम का तो हिस्सा है, लेकिन सतत विकास को लेकर नहीं, यहाँ पर मेनली जैव संरक्षण को लेकर ज्यादा बात की जा रही है। मानव और जैवों के बीच में जो मनुष्य और जो जीव है, जो जानवर है, उनके बीच में किसी प्रकार से ठीक है उन्हें एक साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं समुदाय के रूप में। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, चारों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्योर हिमालय परियोजना, यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो केवल उत्तर पूर्वी हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण क्षेत्र नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें जो इसका उद्देश्य है वो केवल उत्तर पूर्वी हिमालय तक सीमित नहीं है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। यह परियोजना वैश्विक हिम तेंदुआ पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण कार्यक्रम का समर्थन करती है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट और सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में एशिया के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सेव कार्यक्रम, हमने पहले भी देखा था। सेव जो कार्यक्रम है वो गिद्धों के लिए बचा है, सेविंग एशियाज, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर्स एक्सटिंक्शन। ठीक है, कार्यक्रम के तहत सदस्य और अफ्रीकी एशियन गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रवासी प्रजातियों की बहुप्रजाति कार्य योजना को पर कन्वेंशन हस्ताक्षर करता भी है। डाइक्लोफेनाक दवा का उपयोग गिद्धों की घटती आबादी के प्रमुख कारणों में से एक, लेकिन भारत सरकार ने 2018 तक इसके उपयोग की अनुमति दी है। ठीक है, मुख्य रूप से 2006 तक इसे बैन कर दिया गया था और 2015 तक थोड़ा बहुत इसकी अनुमति रही है, 2018 नहीं है। यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 का उद्देश्य भारत में गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ साथ अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्र भी स्थापित करना है। हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1 and 3 ओनली। Tiger conservation project Tiger has been converted into a non-statutory authority national NTCA by providing enabling provision in the Wildlife Act 1972। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो मुख्य रूप से वन्य जीव अधिनियम के तहत जो है सक्षम प्रावधान बनने के लिए गैर सांविधिक प्राधिकरण राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, तो परिवर्तन नहीं किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो अलग से रखा गया है। ठीक है, भारत CATS का संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों का एक हिस्सा है, जो बाघ रेंज देशों के वैश्विक गठबंधन द्वारा सहमत द्वारा विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण उपकरण। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। भारत ने बाघों और बाघों के समर्थन में बोलने वाले युवाओं को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ युवा शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। ठीक, यहाँ पर हम बात करें हमारे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यह उच्च अक्षांश वाले, किसकी बात हो रही है? हाई एल्टीट्यूड टाइगर की बात हो रही है। यह उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में बाघों की आबादी का आकलन करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के सहयोग से भारत सरकार की पहल है। ठीक है, यह पहल केवल भारत और नेपाल के भौगोलिक विस्तार के संबंध में बाघों की आबादी पर नजर रखती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, यह जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि भारत सरकार नॉर्मली ये जो हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम है तो भारत सरकार की पहल नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये ग्लोबल टाइगर फोरम की बात हो रही है, तो यहाँ पर वैश्विक रूप से पहले तो सिर्फ भारत सरकार की पहल नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जबकि ये भारत और नेपाल तक सीमित नहीं है, उसके अलावा अन्य जगहों पर भी जो हाई एल्टीट्यूड टाइगर्स पाए जा रहे हैं उनके लिए भी है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर विकिरण प्रबंधन, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के, ग्लोबल वार्मिंग के कम करने के बजाय और सौर ऊर्जा के प्रभाव को कम करना है। स्ट्रेटोस्फेयर एरोसोल इंजेक्शन और व्हाइटनिंग, बादल आने वाले सूर्य के प्रकाश को दूर परावर्तित कर सकते हैं और ग्रह को ठंडा कर सकते हैं। निम्न और घने बादल शॉर्ट वेव विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर सकते हैं। तीनों हमारे स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए उत्परिवर्तन में जो हमारे किसको लेकर, ओजोन क्षरण को लेकर जो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। डीएनए उत्परिवर्तन में क्षति, कॉर्निया को नुकसान, रेटिना बिल्कुल, वन उत्पादकता में कमी, महासागरों में प्लवक में जीवित रहने की दर में कमी और प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, अगर हम ओजोन क्षरण की बात करें तो ये पांचों ही हमारे जो प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान करता है। नाइट्रस ऑक्साइड केवल प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान देता है। ब्लैक कार्बन वायुमंडल में नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह दशकों तक वायुमंडल में रहता है। तो ब्लैक कार्बन जो है वो दशकों तक नहीं रहता है, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं निकलता है। ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह से भी इनका ये निकलता है। उसके अलावा हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसकी क्वांटिटी को लेकर बात करें तो यह बहुत बड़ा योगदान करता है, लेकिन अगर इसकी मतलब क्वांटिटी में, अगर ये क्वांटिटी इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में ये बहुत ज्यादा रोल निभाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो अगर देखा जाए वैसे तो इसका रोल अगर पर मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी के बेसिस पर हो सकता है। ऐसे में स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट जो है वो ऑल ओवर इनकरेक्ट होगा, जिसका आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीथेन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जिसका वायुमंडलीय जीवन काल जो है लगभग 1 दशक का होता है। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एक स्वैच्छिक सरकार की एक अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जिसे मानव जनित मीथेन में वैश्विक कमी लाने के लिए बनाया गया। भारत हाल ही में ग्लोबल मीथेन
प्लेज में शामिल हुआ है, जिसके तहत देश में अपनी मीथेन उत्सर्जन में कम करने की 30% की कटौती करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये तीनों स्टेटमेंट वो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षोभ मंडलीय ओजोन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी विकिरण की परस्पर क्रिया के माध्यम से बनता है, जबकि समताप मंडलीय ओजोन मुख्य रूप से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक, मुख्य रूप से यहाँ पर हम बात करें प्राकृतिक रूप से आपका बनने वाला जो है समताप मंडल है, जो हमारी मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मदद से हमारी प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनने वाला जो है वो आपका क्षोभ मंडलीय ओजोन है। यहाँ पर चीजें उल्टी दी हुई हैं, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जिस दर से ओजोन नष्ट हो रही है वह उस दर से बहुत तेज से जिस पर यह बन रही है। ठीक है, तो जो ओजोन की आज के टाइम पर नष्ट होने की जो दर है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है, जिसके कारण आप कई बार सुनते हो कि ओजोन होल्स बन गए हैं, ओजोन की जो परत है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो ऐसे में हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सकारात्मक बल पृथ्वी को ठंडा करता है, जबकि नकारात्मक बल पृथ्वी को गर्म करता है। ज्वालामुखी विस्फोट और एरोसोल नकारात्मक बल का कारण बनते हैं। प्राकृतिक बल में सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा और परिवर्तन, पृथ्वी कक्षा में परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल होता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो सकारात्मक बल है वो पृथ्वी को ठंडा नहीं करता है, वो पृथ्वी को गर्म करता है, जबकि नकारात्मक बल पृथ्वी को ठंडा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षोभ मंडल में ओजोन अच्छा होता है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कुछ को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करता है। क्षोभ मंडल में जो ओजोन है वो प्रदूषणकारी होता है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है अन्य रसायनों के विपरीत क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फोटो डिसोसिएशन, रेन आउट और ऑक्सीकरण जैसी सामान्य सफाई प्रतिक्रिया में वायुमंडल से समाप्त नहीं किया जा सकता। ओजोन क्षरण के चक्र और ध्रुवीय समताप मंडल बादलों की उपस्थिति के बीच एक संबंध मौजूद होता है। तो ओजोन क्षरण में चक्र में ध्रुवीय समताप मंडल बादलों की एक संबंध मौजूद होता है। हमारे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 79 डे के खत्म होते हैं।